हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था गॉस लॉ, जिसमें हमने गॉस लॉ को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्टेटमेंट क्या है गॉस लॉ का ये देखा था। इसके अलावा गॉस लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है उसका डेरिवेशन हमने किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो गॉस लॉ है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गॉस लॉ को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो गॉस लॉ क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब यदि हम इसको मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस। और हमने क्लोज सरफेस क्या कंसीडर किए थे, एक स्फीयर कंसीडर किए थे और इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखे थे। ठीक है, एक पॉइंट लिए थे हमने P, इस P पॉइंट पे हमने स्मॉल रीजन लिए थे और यहाँ पर ये डायरेक्शन था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही था। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा था, 0 एंगल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने ये देखे थे कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल रीजन हमने लिए थे ऐसे, क्योंकि स्पेयर की बात हुई थी। स्पेयर में जैसे फुटबॉल के मैंने बताया था, एग्जांपल लिया था फुटबॉल का। फुटबॉल के जो जितना भी क्लोज सरफेस एरिया है उसमें सारे एरिया में हम छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करेंगे और उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा उन मतलब सेपरेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई थी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, यही हमने देखे थे। इसको हमने इस तरीके से लिखे थे, phi इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, और इसी को हमने प्रूव किए थे। तो आज हम गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गॉस लॉ। फर्स्ट पॉइंट, when charge present outside of the Gaussian surface या closed surface। ठीक है, Gaussian surface। आज के लेक्चर में हम गॉसियन सरफेस के बारे में भी जानेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है और किस किस कंडीशन पर हम मतलब गॉसियन सरफेस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम एज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें आज देखेंगे। तो पहली कंडीशन हमने ये ली है, व्हेन चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस। यदि कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के आउटसाइड में प्रेजेंट है तो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक गॉसियन सरफेस है और इसके अराउंड, गॉसियन सरफेस हम कैसा भी ले सकते, जरूर नहीं कि स्फीयर ही। मान लेते हैं हमने ये गॉसियन सरफेस कंसीडर किए। ठीक है, इसके अराउंड कोई चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कंडीशन पर हमेशा 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 क्यों होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से जब भी कोई भी चार्ज, जैसे मान लो हमने पॉजिटिव चार्ज लिए तो इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ऐसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर यदि हम नेट फ्लक्स की वैल्यू निकाले, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकाले तो 0 आ रहा है।
कैसे आ रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पर आप देखिए, पहले वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसका यदि एरिया वेक्टर हम लेंगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में लेंगे। एरिया वेक्टर मान लेते हैं डीएस, ये छोटा सा स्मॉल रीजन है, इसका एरिया वेक्टर हमने क्या ले लिया, डीएस ले लिए। आ रही बात समझ में, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0, ठीक। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। और इस कंडीशन में देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर है वो हम इनसाइड नहीं लेते, किसी भी क्लोज सरफेस में हमेशा जो एरिया वेक्टर रहता है वो हमेशा आउटवर्ड रहता है, आउटवर्ड उसका डायरेक्शन होता है, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटसाइड रहेगा डीएस का डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, यहाँ पर 180 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 0 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर 180 का एंगल बन रहा है, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। जब हम सम करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे देखते हैं, हमारे पास फार्मूला है फाई डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0। ये हम किस पॉइंट की बात करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट की, मान लो P1 पॉइंट और ये P2 पॉइंट है, ठीक है। फॉर P1 पॉइंट के लिए देख रहे हैं, ये किसके लिए, फॉर P1 पॉइंट, ठीक। यहां पर हम छोटा सा स्मॉल रीजन कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसका एरिया वेक्टर रहेगा एडीएस और यहाँ पर भी हम एक छोटा सा स्मॉल रीजन कंसीडर करेंगे, ठीक। आ रही बात समझ में। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो डी फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डीएस हो जाएगी। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। तो ये हमारे पास मान ले फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाई की वैल्यू आ जाए, जो फाई ई की वैल्यू रहेगी वो ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे टोटल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है, इस साइड भी कुछ पॉइंट है, इस साइड भी कुछ पॉइंट है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आ जाएगी फाई ई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करने के बाद ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, ऐसे आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए आप, ये हमारे पास था फॉर पॉइंट P1, P1 के लिए बात किया। P2 के लिए देखिए, फॉर पॉइंट P2, P2 पॉइंट में यदि डी फाई की वैल्यू निकाले हम, तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस ई डी एस। ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसका आप आगे इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। अब जब हम इन दोनों को सम करेंगे, हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो ई है, ई कांस्टेंट है, ठीक है। व्हेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, जब ये कांस्टेंट है। इस कंडीशन में आप देखिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब कि फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। इसलिए यदि कोई भी चार्ज गॉसियन सरफेस के आउटसाइड प्रेजेंट होता है तो उस गॉसियन सरफेस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है हमेशा 0 होती है, ठीक है। इसे नोट करिए, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। Second point, when two or more than two charge present inside the Gaussian surface,
यदि किसी गॉसियन सरफेस के अंदर दो या दो से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट हो, टू या मोर देन टू चार्ज प्रेजेंट हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसे भी हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस पे Q1 एंड Q2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज विच इज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। यही है गॉस लॉ। तो हम क्या कर देंगे, ये दोनों चार्ज को प्लस कर देंगे। आ रही बात समझ में? यदि दोनों माइनस में अभी पॉजिटिव में लिए है तो ठीक है, दोनों को हमने ऐड कर लिए। यदि निगेटिव में रहता, मान लो कोई एक चार्ज निगेटिव में रहता, यहाँ पर यदि Q2 निगेटिव में रहता तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते, Q1 माइनस Q2 लिख लेते। ठीक है, और बहुत सारे चार्ज यदि प्रेजेंट है, Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Qn है, मतलब बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Qn डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब चार्ज की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। कौन से चार्ज? जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। Third point, when some charge present inside and some outside of the Gaussian surface. When some charge present inside and some charge present outside of the Gaussian surface. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ चार्ज यदि गॉसियन सरफेस के इनसाइड में प्रेजेंट है, मान लो Q1 है और Q2 इनसाइड में प्रेजेंट है, और कोई चार्ज है Q3 जो कि आउटसाइड में प्रेजेंट है। इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द net charge which is present inside the is equal to the 1 upon epsilon naught times of the total charge which is present inside the closed surface। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जो अंदर में जो क्लोज सरफेस के इनसाइड में चार्ज प्रेजेंट होगा उसी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ठीक है, उसी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। आ रही बात समझ में? ठीक है, और यदि हम किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, और Q2 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, और Q3 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, ठीक है, उसका रिजल्टेंट सम होगी। ठीक, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो तो केवल उन्हीं चार्ज पर डिपेंड उसकी वैल्यू उन्हीं चार्ज पर डिपेंड करेगी जो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ, मतलब ई से हम जिसको डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तीनों चार्ज पर डिपेंड करेगी। तीनों चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के रिजल्टेंट सम के बराबर होगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, इन्हें नोट करिए।
इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे गॉसियन सरफेस। इसमें देखेंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस को कैसे डिफाइन करते हैं और कुछ कंडीशंस होती है गॉसियन सरफेस की, उन कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है गॉसियन सरफेस। यदि हम गॉसियन सरफेस को डिफाइन करें तो उसे इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। दैट मीन्स कोई भी ऐसा इमेजिनरी क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, गॉसियन सरफेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो चार्ज लिया था गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसके अराउंड हमने स्फीयर को कंसीडर किया था गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके मतलब कोई भी ऐसा क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, चार्ज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ठीक है, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। गॉसियन सरफेस को हम इस टाइप से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा इस टाइप से भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, बट जो गॉसियन सरफेस के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि जब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर किस किस सिचुएशन में हम किस टाइप का गॉसियन सरफेस ले कि हमें गॉस थ्योरम को अप्लाई करने में आसानी जाए, उन कंडीशंस के बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन फॉर गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तभी आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, it is used for, Gauss law is used for determining the value of intensity of electric field due to charge or system of charge when Coulomb's law is not applicable for determining the value of इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबल से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। यदि कोई चार्ज हमारे पास प्रेजेंट है या सिस्टम ऑफ चार्ज प्रेजेंट है तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस लॉ का यूज करके। ठीक है, कि कब हमको गॉस लॉ की जरूरत पड़ेगी, when Coulomb's law is not applicable for determining the value of intensity of electric field। Coulomb's law जब फेल हो जाएगा, मतलब यदि हम किसी चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे और वहां पर Coulomb's law फेल हो गया, मतलब Coulomb's law जहां पर नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, उस टाइम पर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसके पहले इस चैप्टर में हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल और कोएक्सियल
पोजीशन पर कैलकुलेट की थी, जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज किया था। आपको याद आ रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी। उसमें किसका यूज किए थे? कूलम्ब्स लॉ का यूज किए थे, क्योंकि वहां पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल था। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहां पे कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर क्या यूज करेंगे हम? गॉस लॉ यूज करेंगे। ठीक है, ठीक। तो गॉस लॉ यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस हमेशा कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस को कंसीडर करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ही आप नोट कर लीजिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, इसके बाद ये सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमारे पास कोई चार्ज है, इसके अराउंड यदि हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, देखिए जब भी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा किसी भी चार्ज के अराउंड या सिस्टम ऑफ चार्ज के अराउंड, तो उस कंडीशन में हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये यहां पर मैंने सेंटर में प्लेस किया इस स्फीयर के। अब यहां पर आप देखिए कि यहां से यदि इसको आप हाफ मतलब आधा करेंगे, तो यहां से ऐसा हाफ करेंगे, तो इस साइड का जो हिस्सा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है और जो राइट हैंड साइड का हिस्सा है, ये एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के सिमेट्रिक है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमें ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है जो कि सिमेट्रिक हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मस्ट बी कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यदि कांस्टेंट नहीं होगी तो वहां पर हम गॉस लॉ अप्लाई तो कर सकते हैं, बट हम जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे मैंने जब आपको पिछली क्लास में गॉस थ्योरम को प्रूव करके बताया था, तो वहां पर हमने ये देखे थे कि हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ये स्फीयर है और स्फीयर के हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट थी। ठीक है, यदि कांस्टेंट नहीं होती तब भी हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते थे, बट फिर प्रोसेस जो थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। आ रही बात समझ में? ठीक है। थर्ड पॉइंट, द थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल है, द थीटा मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, सेम रहेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में आप देखिए, इस पॉइंट पर यदि आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो आउटसाइड रहेगी, और एरिया वेक्टर यदि आप देखोगे तो इसका भी डायरेक्शन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है? थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मतलब कि ds एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल है जो कैसा है? कांस्टेंट है, जीरो है। हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, सारे पॉइंट पर गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू वो जीरो है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो गॉसियन सरफेस हम बनाएंगे, जो कंसीडर करेंगे, वो उसके हर एक पॉइंट पर थीटा की वैल्यू सेम रहना चाहिए। तो हम जो थीटा की वैल्यू मतलब हम जो भी एप्लीकेशन इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें थीटा की वैल्यू या तो जीरो रहेगी या तो 90 रहेगी। ठीक है, 0 90 दोनों में से कोई एक रहेगी। ठीक, आ रही बात समझ में? फोर्थ पॉइंट, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो किसी भी पॉइंट चार्ज को पास ना कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो चार्ज है, प्लस Q1 प्लस Q2, और यदि हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली कुछ ऐसा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये
सेकेंड वाले चार्ज को क्रॉस कर रहा है। तो हमें गॉसियन सरफेस ऐसा कंसीडर करना है जो किसी भी पॉइंट चार्ज को क्रॉस ना करे, जैसे फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, ये सही होगा। ठीक, आई बात समझ में। तो ये जो सारी कंडीशंस थी, ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उनमें ये सारी कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने के लिए। ठीक, आगे बात समझ में। इतने सारे पॉइंट को नोट करिए, इन सारे पॉइंट को नोट करिए। आई होप कि आज की क्लास में मैंने जितना भी आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।